So, dear learners, as we discussed in the class first, हमने डिस्कस किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। हम शुरुआत कर रहे हैं इनऑर्गेनिक से और हमने इसमें चैप्टर 1 देखा और चैप्टर 1 में सबसे पहले हमने टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर को ले रहे हैं। ठीक, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप बहुत सारी चीज़ें मैंने कल भी डिस्कस किया था। बस एक क्विक रिकैप करता हूँ आप लोगों के लिए कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जनरली क्लास हम 9 से पढ़ते आते हैं, 11th में पढ़ते आते हैं, बीएससी में भी चलता है टॉपिक और एमएससी में भी टॉपिक चलता है। सो व्हाट इज द डिफरेंट इन द डिफरेंट क्लासेस इन एटॉमिक स्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने बताया था 9th में आप लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में जानते हैं, 11th में आते आते थोड़ा बहुत श्रोडिंगर वेव क्वेश्चन के बारे में दिया रहता है, थोड़ा बहुत आप ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ने लगते हैं। तो बीएससी में व्हाट इज द डिफरेंस इन द बीएससी क्लास। सो यहाँ पे कुछ मिक्सचर है जो आपने फिजिक्स में पढ़ा है, एटॉमिक फिजिक्स जो आप पढ़ते हैं थोड़ा बहुत 12th क्लास में, तो वहाँ पे वाइब्रेशन वगैरह में जो टर्म्स यूज करी हैं उनको हम यहाँ पे लेंगे। ठीक, तो कल हमने इसी में डी ब्रोगली इक्वेशन करी थी जिसमें हमने देखा था कि जो दोहरी संगत होता है इलेक्ट्रॉन का, डुअल नेचर होता है इलेक्ट्रॉन का, वो किस तरीके से अपना जो डुअल नेचर है वो प्रूफ करा था डी ब्रोगली ने। ठीक है ना, तो जनरली मैंने आपको बताया था न्यूटन के टाइम पे क्लासिकल फिजिक्स चलती थी। ठीक, तो थोड़ा सा मैं आज इसके बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगा क्लासिकल और क्वांटम फिजिक्स में क्या अंतर है। ठीक है ना, क्योंकि अगला जो टॉपिक है ये श्रोडिंगर वेव क्वेश्चन होगा जो कि क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम केमिस्ट्री या क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड है। ठीक है ना, क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक है ये, मैं जनरली कह सकता हूँ। तो डी ब्रोगली ने, ये डी ब्रोगली भी जनरली क्वांटम में ही पढ़ाया जाता है, बट हम यहाँ पे इसको केमिस्ट्री के बेसिस पे ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। पर बिफोर दैट, इससे पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आप न्यू बैच ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। जो मेरी इंट्रोडक्टरी क्लास थी, आई थिंक मैंने उसमें कुछ नंबर, एक्चुअली बटन प्रेस होने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो आई थिंक 2 मुझसे मल्टीपल टाइम यहाँ पे एक्स्ट्रा एक 2 मेरे से आ गया था। तो प्लीज यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं 8802027225, इट इज माई फोन नंबर एंड यू कैन ऑल्सो मेल ऑन दिस मेल आई डी। Okay, for further queries I will suggest you that please contact me, then I will give all the suggestions for your queries, so please contact। एंड हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डी ब्रोगली की जो समीकरण है, इक्वेशन है, वो हमने देखी थी जिसमें हमने दोहरी संगत देखा था कैसे इलेक्ट्रॉन का होता है। फिर हमने उसके लिए एक इक्वेशन ड्राइव करी थी, हमने 2 इक्वेशन ली थी, आइंस्टीन की मास एनर्जी इक्वेशन ली थी और प्लैंक की जो है एनर्जी इक्वेशन ली थी, और हमने दोनों को लास्ट कंबाइन कर दिया था बिकॉज दीज बोथ आर द एनर्जी टर्म। तो दोनों ही जो है ऊर्जा का टर्म है यहाँ पे, तो इसलिए हमने उन दोनों को कंबाइन कर दिया। तो यहाँ से हमारी जो लैम्डा है वो निकल गया था। लैम्डा होती है वेव के लिए, तो हम दोहरी संगत देख रहे हैं, हम देख रहे हैं वेव नेचर होगा, तरंग नेचर होगा इलेक्ट्रॉन का, पार्टिकल नेचर होगा और कर्ण नेचर होगा इलेक्ट्रॉन का। तो दोहरी संगत हम देख रहे थे, डुअल नेचर हम देख रहे थे। तो वेव लेंथ की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। वेव लेंथ ऑब्वियस बात है, वेव लेंथ होगी किसकी, वेव की होगी। तो प्लीज अगर जो बच्चे इस ऐसे देख रहे हैं तो प्लीज आपके लिए एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसके लिए आपको यहाँ 5 डेमोज जो फ्री डेमोज है वहाँ पे आपको मिल जाए। ऐसे ही आई थिंक सम नेटवर्क प्रॉब्लम इशू हियर बिकॉज मैं थोड़ा भी होम टाउन नहीं हूँ, तो से कनेक्ट करके पढ़ाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आई थिंक सम ऑफ द नेटवर्क इश्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई सॉर्ट आउट इट। ओके, सो देयर इज सम टेक्निकल आई थिंक नेटवर्क इश्यूज। आई एम आउट ऑफ स्टेशन, मैं थोड़ा घर से बाहर हूँ, इसलिए प्लीज इसको थोड़ा सा आप मैनेज कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा कोई इशू नहीं आएगा, ये कभी कभार नेटवर्क फ्लक्चुएशन होता है जिसकी वजह से दिक्कत आती है। ठीक है, बाकी आपको ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, चलिए, तो मैं आपसे बात कर रहा था डुअल नेचर की, दोहरी संगत की बात कर रहा था। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, अच्छा मैं ये डिस्कस कर रहा था कि जो बच्चे क्या कहते हैं यहाँ पे इस क्लास को ही देख रहे हैं, सेकंड क्लास को ही देख रहे हैं, तो उनसे मैं थोड़ा सा कहूँगा फर्स्ट क्लास को देखें। ये बस मैं एक ब्रीफ डिस्कशन आपसे कर रहा हूँ कि कल आपने क्या पढ़ा था। अदरवाइज हमने कल देखा था एलोबरेटली कि कैसे हमने डी ब्रोगली इक्वेशन को वहाँ पे डिराइव किया था और समझने की कोशिश करी थी कि डी ब्रोगली हमसे क्या कहना चाह रहा है। और हम ज़्यादा इतना डीप में नहीं जाएंगे, वाई, बिकॉज सिलेबस में इतना नहीं, और वैसे भी हम पे थोड़ा समय की पाबंदी है, तो इसलिए हमें बहुत सारा सिलेबस पढ़ना है। इसलिए हम चाहेंगे कि बस सिलेबस तक ही हम रहें, और कभी आगे इन फ्यूचर जैम वगैरह का बैच अगर आप केमिस्ट्री ही पढ़ना चाहते हैं और केमिस्ट्री में अपना फ्यूचर देखते हैं, तो आगे फ्यूचर में आपके आईआईटी जैम वगैरह के बैचेस होंगे, तो प्लीज आप उनको ज्वाइन करें। उसमें थोड़ा इनको एलोबरेट, ऑब्वियस है उसमें भी हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, बट हाँ उससे उसमें से थोड़ा अधिक पढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। ठीक, तो हमने देखी थी कैसे लैम्डा इक्वल टू एच ओवर एम यू हमने ड्राइव करा था। ठीक, फिर हमने यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट देखे थे जिसमें हमने पार्टिकल और वेव नेचर वाला एक्सपेरिमेंट देखे थे। हमने देखा था कैसे सिंसिलेशन प्रोसेस हो रहा है, जो कि चिंगारी
जिसके हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है इसका पार्टिकल नेचर है और कैसा इसका वेव नेचर है, जो कि हमने डेविसन जनरल एक्सपेरिमेंट का थोड़ा सा हिस्सा हमने देखने की कोशिश करी। डेविसन और जो जर्मन एक्सपेरिमेंट है हमने थोड़ा सा यहाँ पे देखने की कोशिश करी थी। यस, तो आज हमें पढ़ना है न्यू टॉपिक, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। देखिए, जनरली साइंस को पढ़ने के दो तरीके होते हैं। मैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से पहले दो बातें आपको बता देता हूँ। जो हम साइंस पढ़, इसको पढ़ने के दो हम मान लेते हैं तरीके थे या हैं अब भी। एक तो हम पढ़ ही रहे हैं। पहले हम जब भी साइंस को पढ़ते थे उसे हम कहते थे क्लासिकल मेथड या क्लासिकल वे ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग द साइंस। किस तरीके से हम पहले साइंस को पढ़ते थे, तो जनरली हम जब साइंस को क्लासिकल वे में पढ़ते थे, क्लासिकल वे का मतलब है बड़े लेवल पे, हम चीजों को बड़े लेवल पे पढ़ते थे। जैसे ग्रेविटी हमने न्यूटन की टाइम पे पढ़ा, तो हमने पढ़ा वहाँ ग्रेविटी, और ग्रेविटी के बारे में जब हमने गुरुत्वाकर्षण के बारे में जब हमने चर्चाएं करी, तो वहां पे पता चला कि भैया एक बड़ा ऑब्जेक्ट छोटे ऑब्जेक्ट को खींच रहा है। डेट मीन्स हम बड़े लेवल पे जब बात करेंगे तो वो होगा क्लासिकल लेवल। और अब जैसे ही 1900 सेंचुरी के बाद आए, तो हम भैया क्वांटम लेवल पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और क्वांटम का मतलब ही होता है सूक्ष्म प्रमात्रा। डेट मीन्स बहुत ही कम अमाउंट में कोई चीज, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है, बहुत ही छोटा अमाउंट है। तो देयर इज अ क्लासिकल वे टू स्टडी साइंस एंड देयर इज अ क्वांटम वे टू स्टडी द साइंस। तो हम जनरली इस टॉपिक में, इस चैप्टर में जनरली क्वांटम हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम छोटे लेवल पे उस साइंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्लासिकल लेवल जनरली फिजिक्स में बात करते हैं, इसमें हमने ग्रेविटी वगैरह, ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह सब कुछ हमने देखा, गुरुत्वाकर्षण और सब कुछ हमने देखा है, जो कि हमने ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। तो वो क्या था, क्लासिकल वे ऑफ टीचिंग था। बड़े लेवल पे जब मैं पढ़ रहा हूँ, इट इज द क्लासिकल वे ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग द साइंस। एंड क्वांटम वे इज द स्मॉलेस्ट वे, दैट मीन्स स्मॉलर इंडिविजुअल की बात करेंगे, या फिर मैं बात करूँ फंडामेंटल पार्टिकल की बात करेंगे, मूलभूत तत्व की बात करेंगे, कर्ण की बात करेंगे, तो वहां पे हम बात करेंगे क्वांटम की। ठीक, जनरली मैं क्लासिकल और फंडामेंटल के बीच में और भी अंतर बताता रहूंगा जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता रहेगा। बट फिलहाल इस चैप्टर में हम जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ेंगे, ये अभी हम आगे देखेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ने की कोशिश करेंगे, प्रोटॉन के लिए पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वहां पे हम जनरली देखेंगे। पर फिलहाल वही कहूंगा, ज्यादा डेप्थ में हमें नहीं जाना है क्योंकि इतना सिलेबस हमारा है नहीं। बस मैं उतना ही चाहूंगा कि आपका सिलेबस भी जल्दी हो जाए और आपको चीजें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जल्दी से समझ में आने लगे। ठीक, चलिए। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को अगर मैं देखूं, मुझे पता चल रहा है कि ये किसी वेव के लिए इक्वेशन है। हमने जैसा कि ऊपर डिस्कस करा वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, तो जनरली वेव के लिए कोई इक्वेशन लेके चल रहा है। और श्रोडिंगर ने ये बात करी है 1928 में, जनरली ने इसको अपनी वेव इक्वेशन दी थी, जब क्वांटम मैकेनिक्स में लोग और ज्यादा रिसर्च करने। तो वहां पे सबसे पहले इसको समझने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका ये है कि आप मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है। मैं थोड़ा सा इसको आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपके इजी वे में समझ में आ जाए। देखिए, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस मान के चल रहा हूँ, ये आपका वाई एक्सिस मान के चल रहा हूँ। इतनी बात आप समझ लें। ठीक, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, बस आप ये समझ लें, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका ऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस, एंड ये वाई एक्सिस है, दैट मींस एबसिसा। मैथमेटिक्स में आपने ये टर्म्स पढ़ी हुई हैं ऑलरेडी। अब इसके अलावा सबसे पहले एक वेव वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, दैट मींस एक वाई एक्सिस पे या वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग एक वेव चल रही है जो है साइन थीटा। अब आप सभी जानते हैं प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जो कि इसका एम्पलीट्यूड होगा, वेव है तो उसका कुछ एम्पलीट्यूड होगा जिसे मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ए साइन थीटा। जनरली ये आप फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं क्लास 12 में, बट कोई दिक्कत नहीं, आप इसको यहाँ पे फिर से देखें। मैं मान के चल रहा हूँ लेट अस अ वेव y बराबर ए साइन थीटा। मैं कोई वेव को, तरंग को मान के चल जो y साइन के फंक्शन को फॉलो कर रही है। यदि वो साइन के फंक्शन को फॉलो कर रही है तो साइन के लिए आप कुछ बातें जानते हैं। अगर आपके पास साइन थीटा की टर्म में, अगर यहाँ पे थीटा मैं जीरो रखता हूं, तो आपको पता है साइन जीरो जीरो होता है। साइन थीटा, थीटा की टर्म में जीरो रख रहा हूं, तो जीरो आप जानते हैं साइन जीरो जो है 0 डिग्री पे जीरो होता है। फिर ऐसे साइन 30, आप मुझसे अच्छा मैथमेटिक्स जानते हैं, तो साइन 30 कितना होता है, जनरली 1/2 होता है। ठीक है जी, ऐसे ही आप साइन आगे वैल्यू निकालते रहिए, साइन 45, ठीक है, ऐसे ही आप साइन 60 निकालिए, ठीक, और ऐसे ही साइन 90 निकालिए। तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है, एक्सीड होती जा रही है। दैट मीन्स साइन जो है 90 पे मैक्सिमम हो जाता है, वो कितना हो जाता है 1। साइन 60 कितना होता है, आई थिंक √3/2 होता है। आप मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हैं, आप मुझसे ज्यादा अच्छा जानते होंगे। अगर मैंने ये टर्म गलत भी लिख दी है तो प्लीज इसके लिए आई एम सॉरी, बट आप जानते हैं कि साइन 0 पे साइन वैल्यू मिनिमम रहेगी और साइन 90 पे वैल्यू जो है मैक्सिमम हो जाएगी। तो लेट अस से एक मैं यहाँ पे वेव चलाना शुरू कर रहा हूँ जो साइन 0 है,
ये साइन 0 है, यहाँ से वेव चलना शुरू हो रही है, तो आपको पता है साइन 0, ये एक्स एक्सिस आपको पता है यहाँ पे ओरिजिन होता है, ओरिजिन यहाँ पे 0 होगा, तो साइन यहाँ पे 0 होगा। ऑब्वियस बात है, जब यहाँ साइन 0 होगा, देखिए यहाँ जब साइन 0 रखेंगे तो वाई भी 0 हो जाएगा, डेट मीन्स वाई 0 होगा। पर आप जैसे यहाँ पे वैल्यू एक्सीड कर रहे हैं, साइन 0 से एंगल देखिए यहाँ बढ़ाते जा रहे हैं, 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 और एक टाइम पे ऐसा होगा जब ये परपेंडिकुलर आ जाएगी यहाँ पे, डेट मीन्स ये वेव इस एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएगी। आपको पता है जैसी परपेंडिकुलर होगी वहां पे जो आप देख रहे हैं वैल्यू जो है साइन की यहाँ पे 90 हो जाएगी, साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डेट मीन्स वाई बराबर 1 के हो जाएगा। डेट मीन्स जैसे मैं साइन 90 रखूंगा ये 1 आ जाएगा, डेट मीन्स वाई बराबर ए के आ जाएगा, डेट मीन्स ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा इसका ए, जो इसकी मैक्सिमम हाइट है ये इसकी ए हो जाएगी। फिर ऐसे ही आपको पता है अगर मैं साइन 90 से आगे वैल्यू बढ़ाऊंगा तो वैल्यू हो जाएगी 0 0 0, मतलब साइन 90 के बाद मैं यहाँ 180 इसके बाद वैसे ही लिखता हूँ, मतलब साइन 120 लिख देता हूँ, फिर ऐसी साइन 145 लिख देता हूँ, 135 लिख देता हूँ, ठीक है जी। और ऐसे ही आप वैल्यू आगे प्रोसीड करते रहें। और साइन 180 पे देखें, यदि आप साइन 180 की वैल्यू देखते हैं तो साइन 180 होता है 0, डेट मीन्स इसको मैं जैसे ही 90 डिग्री और ले जाऊंगा, 90 डिग्री और ले जाऊंगा तो आपको पता है 180 कौन सा होगा, 0 से चला था, ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई, 180 हो गई, और साइन 180 पे कितना होता है 0, डेट मीन्स आपने एक वेव बनाने की कोशिश करी जो ऐसे बन रही है। ऐसे ही आप साइन की वैल्यू जब नेगेटिव में रखते हैं, नेगेटिव 270 पे पहुंचेंगे तो आपको पता है साइन जो है 270 वो होता है -1। इतना आप सब लोग मैथमेटिक्स में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। साइन 270 होता है -1, तो आपने जैसे ही ये वैल्यू देखो 180 यहाँ पे आ गया था, फिर ये 90 डिग्री इसके परपेंडिकुलर आ गया होगा, इसके परपेंडिकुलर आ गया होगा, तो ये वेव कितनी हो गई, ऑब्वियस बात है 270 पे जाके -1 हो गया, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी -1। फिर ऐसे ही जब मैं साइन 360 रखने की कोशिश करूंगा, 360 का मतलब आप जानते हैं पूरा स्पेयर बन गया होगा, तो देखो आधा स्पेयर ऊपर बना आधा स्पेयर नीचे, दैट मीन्स ये हो गया साइन 360। साइन 360 पे आपने क्या देख लिया, एक वेव आपकी कंप्लीट हो गई। सिमिलरली इस तरीके से यही वेव जो है आगे को ऐसे ही प्रोपोगेट कर रही होगी, दैट मीन्स अगर मैं कोई साइन वेव बनाता हूं तो वह साइन वेव हमेशा कैसे बनेगी, जनरल वेव, जो आप बचपन से बनाते हुए आ रहे हैं। कैसे, आप 0 से बना रहे हैं, ये मैक्सिमम फिर मिनिमम फिर मैक्सिमम फिर मिनिमम फिर मैक्सिमम, दैट मीन्स ये क्या है, एक साइन वेव है। ठीक है जी, मुझे फिलहाल आपको बस साइन वेव से इतनी बात आपको समझानी थी। दैट मीन्स एक वेव है जो एक्स एक्सिस में प्रोपोगेट हो रही है, दैट मीन्स वो एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है, और वो वेव कौन सी है, साइन थीटा की वेव से। ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल सी टर्म से मैं लेके चल रहा हूँ। ये कौन सी वेव है, ये एक क्लासिकल वेव है। कैसी वेव है, क्लासिकल। क्लासिकल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप पानी में पत्थर मारोगे आपको ऐसे ही वेव नजर आएगी, दैट मीन्स एक क्लासिकल वेव है, क्लासिकल वेव। ठीक है जी, लेट अस कंसीडर इट एज अ क्लासिकल वेव। ये कैसी वेव है, क्लासिकल वेव आप लेके चल रहे हैं, पानी में पत्थर मारा, आपको पता है कुछ इस तरीके से जो है लहरें बन रही होंगी, जो किसका फंक्शन होगी, साइन थीटा का फंक्शन होगी। इतनी बातें हमें पहले ध्यान देनी है। फिर अब मुझे ये क्लासिकल टर्म में नहीं पढ़ना है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है एक क्वांटम मैकेनिकल टर्म है, तो जैसे ही मैं इस क्लासिकल वेव को क्वांटम वेव या क्वांटम टर्म में लेके चलूंगा, या फिर मैं बोलूं ये क्वांटम मैकेनिकल वेव है, ठीक है, जैसे ही मैं इसको क्वांटम वेव मान के चलूंगा, इसको या फिर क्लासिकल से क्वांटम लेवल की तरफ जाऊंगा, तो मुझे इस वाई को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा साई से। किससे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, साई से। तो साई बराबर ये हो जाएगा ए साइन थीटा, क्योंकि वेव तो उसी तरीके से प्रोपोगेट होगी, बस मैं इन फंक्शन को अलग से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वाई को साई की टर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये जो साई है इसको हम कहते हैं वेव फंक्शन। जैसे यहाँ वाई क्लासिकल वेव फंक्शन है, ऐसे यहाँ साई क्वांटम वेव फंक्शन है। इसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इट इज अ क्वांटम वेव फंक्शन। प्रमात्रा तरंग फलन है, फलन कहते हैं फंक्शन को, हिंदी माध्यम वाले जानते हैं, ठीक है। तो प्रमात्रा क्वांटम वेव फंक्शन, वेव फंक्शन, ठीक है जी, इट इज द क्वांटम वेव फंक्शन। ठीक, चलिए ऐसे ही यहाँ पे y क्या होगा, क्लासिकल वेव फंक्शन। ये कैसा होगा, क्लासिकल वेव फंक्शन। पर मुझे यहाँ वेव कैसी पढ़नी है, वाली वेव पढ़नी है, तो मैं यहाँ पे बात करूंगा क्वांटम वेव फंक्शन की। सो इट इज द क्लासिकल वेव फंक्शन, क्लासिकल वेव फंक्शन। ठीक है जी, शॉर्ट में मैं WF लिख देता हूँ, वेव फंक्शन। ठीक है, इसके बाद यदि मैं साई बराबर ए साइन थीटा मान के चल रहा हूं, तो आप सभी को पता है अगर यहाँ पे ये कोई थीटा है, देखिए ये है थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0, और मान लीजिए ये जब एंगल इतना मूव हुआ तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू समथिंग लेटर से थीटा ही आ गई। तो आपको पता है थीटा 0 से यहाँ जाने पे कुछ ना कुछ उसको टाइम लगा होगा, और कुछ ना कुछ उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होगी। दैट मींस यहां से मैं आपको कहूं थीटा बराबर जो होता है, ये आपने जनरली फिजिक्स में भी पढ़ा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम होता है, ओमेगा इनटू टी होता है। कई लोग इसे एंगुलर वेलोसिटी भी कह देते हैं, उससे आपको नो दिक्कत। ठीक है, तो ओमेगा बराबर, वैसे फ्रीक्वेंसी टर्म यहाँ पे ज्यादा अच्छा रहेगा, तो यहाँ पे ओमेगा क्या है, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, उसकी कोणीय आवृत्ति है। इट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी,
उसकी कोणीय आवृत्ति है। हिंदी माध्यम वाले जैसे ही इन वीडियोस को देखते हैं तो क्या करेंगे, उसके नोट्स बना लें, ठीक है ना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ तो वीडियो चलाते हैं आप, वहां पे लिख लें, जैसे मैंने एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला है तो आप लिख लें कोणीय इसकी आवृत्ति है, ठीक। तो यहाँ से जो आपका साई है ये आ जाएगा ए साइन थीटा बराबर क्या पुट कर देता हूँ, ऊपर से जो थीटा बराबर कितना है ओमेगा इंटू टी है, मैं ओमेगा इंटू टी पुट कर देता हूँ। दैट मीन्स यहाँ से आपकी इक्वेशन बन गई। साई क्या है, आपने क्या करा, उस क्लासिकल वेव को एक क्वांटम वेव मान ली। दैट मीन्स ये साई, वहां पे वाई जो था क्लासिकल वेव फंक्शन था, यहाँ पे जो साई है एक क्वांटम वेव फंक्शन हो जाएगा। और साई बराबर ए साइन थीटा है, आप जानते हैं थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी होता है। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टी उसका टाइम है, समय है। दैट मीन्स ए साइन थीटा जो आपका ओमेगा है, सॉरी आपका वेव फंक्शन जो साई है वो बराबर हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी के बराबर। अब आपने फिजिक्स में एक और टर्म पढ़ी है कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ये बराबर होती है 2 पाई न्यू के। इट इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, ये 2 पाई न्यू के बराबर होती है। और यहाँ पे न्यू जो है आपकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है, नॉर्मल आवृत्ति होती है, जो कि हमने कल भी इसको डिफाइन किया था। न्यू फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति कितनी होती है, पर यूनिट टाइम होती है। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 1/t होता है। ध्यान रखना इन फॉर्मूले को, जैसे आप अच्छे से नोट्स बनाते हैं साइड में फॉर्मूला लिखते रहते हैं और उसकी वैल्यूज वहां पे पुट करते रहते हैं। सिमिलरली आपको यही काम यहाँ पे भी करना है। तो साई बराबर कितना आ जाएगा, दिस साई इक्वल टू ए साइन ओमेगा की वैल्यू पुट कर देता हूं, इट इज 2 पाई न्यू इंटू टी। इट इज 2 पाई न्यू इंटू टी। ध्यान रखना सिंपल सी कहानी है। अब यहां से न्यू बराबर कितना है, न्यू इज 1/t। तो दैट मीन्स दिस ओमेगा इक्वल टू ए साइन 2 पाई न्यू की जगह पे 1/t पुट कर देता हूं। सो दिस बिकम्स कितना, सॉरी न्यू बराबर 1/t पुट कर देता हूं तो दिस बिकम्स 1/t। ठीक है, 1/t भी पुट कर सकता हूं। और इसके अलावा मैं फॉर्मूले को और अच्छे से जनरलाइज करना चाहूंगा, कुछ और वैल्यूज रखना चाहूंगा न्यू की, जो कि हमने कल भी यूज करी थी। दिस न्यू बिकम्स सी बाय लैम्डा। हमने कल आवृत्ति का एक और फॉर्मूला देखा था, प्रकाश का वेग अपॉन में तरंग दैर्ध्य। दैट मीन्स सी अपॉन में लैम्डा। c is the speed of light, lambda is the wavelength। तो मैं फ्रीक्वेंसी जो है उसकी एक और वैल्यू रखना चाहूंगा c by lambda। इस फॉर्मूले को और अच्छे से एलाबोरेट करना चाहूंगा। क्यों करना चाहूंगा, अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू c by lambda into t। ठीक है, मैं एक मिनट, काफी लोग कहेंगे भैया मैंने यहाँ पेन चेंज कर दिया, तो पेन में वही दोबारा से लिख देता हूँ। दैट मीन्स दिस बिकम्स c by lambda into t। अब आप जानते हैं c जो है वो वेग है, स्पीड है, t क्या है, टाइम है। आप जानते हैं स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस क्या होगी कि ये वेव जो है ये x डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है। दिस वेव्स प्रोपोगेट इनटू x डायरेक्शन। ये जो वेव है इसका प्रवाह x डायरेक्शन में है। दैट मींस इसकी जो डिस्टेंस है वो बराबर हो जाएगी इस x के। दैट मींस x इक्वल टू c इंटू टी मैं यहाँ पे मान के चल सकता हूँ। x क्या है, उसकी दूरी, c क्या है, उसकी ऑब्वियस बात है चाल, टी क्या है, उसका समय है। ध्यान देना, ठीक है। इसके बाद जो ये साई आएगा मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। देखो कुछ नहीं करा, सिंपल सी जो मैंने टर्म्स पहले पढ़ते हुए आ रहा हूँ उन्हीं का यूज करते हुए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को समझने की कोशिश करूंगा। ठीक, सो दिस इक्वेशन बिकम्स ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। सो दिस इक्वेशन बिकम साई बराबर ए साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा। दैट मींस यहाँ पे जो इक्वेशन है अगर मैं इसको क्वांटम लेवल पे लेके चल रहा हूँ तो यहाँ पे लैम्डा उस वेव का लेंथ हो गया, एक्स वहां पे दूरी हो गई, पाई आप जानते ही हैं, और ऑब्वियस बात है आपने ऊपर से फंक्शनल वैल्यू रखी है। तो दिस बिकम्स ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन में लैम्डा। सो मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। सो दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 1। वैसे मैंने 1 ऊपर को मान लिया था, इसको मान लेता हूँ, चलिए 1 इक्वेशन नंबर में इसको 1 मान लेता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ क्योंकि क्वांटम यहाँ से शुरू करा है, तो इसे मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे करना है डिफरेंशिएट। वाई डिफरेंशिएट, क्योंकि ऑब्वियस बात है श्रोडिंगर ने अपनी इक्वेशन में डिफरेंशिएट करके जो है टर्म्स को निकाला था। वो कैसे निकाला था उसको भी हम देखते हैं। देखिए, तो आपने अभी जो डिफरेंशिएशन पढ़ा है क्लास 12 तक, वो पढ़ा था आपने कंप्लीट डिफरेंशिएशन। कंप्लीट डिफरेंशिएशन किस तरीके से पढ़ा था आपने, पढ़ा था यदि मैं डी बाई डी एक्स कर दूं और ये डिफरेंशिएशन एक्स और वाई दोनों का हो रहा हो, हालांकि मुझे यहाँ पे इतना इसका कोई यूज नहीं है पर आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अभी तक आपने कंप्लीट डिफरेंशिएशन पढ़ा था जिसमें आपने क्या देखा था कि अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ एक्स और वाई को तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे मैं लगाता हूँ प्रोडक्ट रूल। तो मैं यहाँ सबसे पहले लिखता हूँ कितना, वाई को मैं ले लूंगा बाहर, सो इट बिकम्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस एक्स
डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ये सब आप जानते हैं, डिफरेंशिएशन आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है ना। तो दिस बिकम्स डी बाई डी एक्स, एक्स ऑब्वियस बात है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचा वाई एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है जी। ऐसे ही ये है आपने जो अब तक पढ़ा है, इट इज द कंप्लीट डिफरेंशिएशन। यदि आप पार्शियल डिफरेंशिएशन को पढ़ेंगे, इस साल आपका मैथमेटिक्स में है, कैलकुलस आपका बुक है, उसमें आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन यदि मैं पढ़ता हूं तो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप जानते हैं, जो ये अपॉन में है, मतलब इसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, दैट मींस इसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो ऑब्वियस है यहाँ पे जब कंप्लीट डिफरेंशिएशन करता हूं तो प्रोडक्ट रूल लगता है, बट जब मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करता हूं तो ऑब्वियस बात है, जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा होगा, जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा होगा, केवल उसी को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी सब उसके लिए कांस्टेंट हो जाएंगे। दैट मींस y becomes constant and it becomes d by dx of x, d by dx of x, that means it is equal to y. what is this is the partial differentiation। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, देखो ये d से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उसको कुछ d को जो है थोड़ा सा मोड़ के दिखा रहा हूं, ठीक। बाकी आप मैथमेटिक्स में इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, पर फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए, जितना मुझे पढ़ाना है उसके लिए मैं इसको समझा रहा हूं। तो क्या कर रहा हूं, ऑन डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएट कर रहा हूं, कैसा, पार्शियल, ऑन डिफरेंशिएटिंग पार्शियल, पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, कौन सी इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को, समीकरण 2 को जो है मैं एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल उसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं। सो दिस इक्वेशन बिकम्स डी साई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बाय डी एक्स। वैसे मुझे यहाँ ऐसे कुछ कांस्टेंट मानने की आवश्यकता नहीं है, जो कांस्टेंट है वो टर्म कांस्टेंट होगी, ए एम्पलीट्यूड है जो कि कांस्टेंट होता है, साइन का जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे आप जल्दी से बताएंगे व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन। तो मैंने आपको कल भी कहा था, जैसे ऐसी कोई टर्म्स आती हैं तो उसको आप खुद ही मन में सोचा करें कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए, इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो इट बिकम्स कितना, ए साइन का आ जाएगा कॉस 2 पाई एक्स अपॉन में लैम्डा, ये तो कांस्टेंट है ही, आप सभी को पता ही है, ए बाहर आ जाएगा, साइन का मैंने डिफरेंशिएट करा कॉस, और आप सभी जानते हैं इसका आगे तक जो है डिफरेंशिएशन चलेगा, और क्योंकि एक्स अब भी जिंदा है तो जो एक्स को मारना है तो इट बिकम्स 2 पाई बाय लैम्डा। बाकी जो मैथमेटिक्स है वो सभी जानते हैं, और मुझे पता है कुछ छात्र यहाँ पे बायोलॉजी वाले भी होंगे, तो अगर उनको डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत आएगी तो प्लीज मुझसे वो पूछेंगे, मैं इतनी बात आपसे कहूंगा के तरफ से कि सब जो है मैथमेटिक्स वाले हैं, जो बायो वाले हैं जिनको डिफरेंशिएशन में दिक्कत आएगा तो आस्क द डिफरेंशिएशन प्लीज, ठीक है जी। तो यहाँ से मैंने इसका डिफरेंशिएशन करा, चलिए तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन करा, आई थिंक कुछ यहाँ पे नेटवर्क इशू चल रहा है, जस्ट अ मिनट, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, अभी ये नेटवर्क इशू कुछ टाइम बाद सॉल्व भी हो जाएगा। हाँ जी, तो देख लेते हैं, यहाँ से मैंने इसको डिफरेंशिएट करा पार्सली, चलिए मैंने यहाँ पे उसको डिफरेंशिएट करा पार्सली, ओके। आज क्या दिक्कत आ रही है भाई इतनी ज्यादा नेटवर्क में, हाँ जी, तो थोड़ा सा देख लेते हैं, आई थिंक आज नेटवर्क इशू ज्यादा है। चलिए मैं आगे बताता हूँ आपको, हमने इसको डिफरेंशिएट करा, ठीक है जी। इसके बाद मैं इसको फिर से फर्दर डिफरेंशिएट करूंगा, व्हाई, बिकॉज आप, अगर आपको कुछ टर्म बताऊं तो जो हमारी क्वांटम मैकेनिक्स होती है इसमें कुछ टर्म्स होती हैं कि जो आपका फंक्शन है ना,
वो कभी अपने आप को लॉस्ट नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स ये फंक्शन आपको शुरू में साइन का दिख रहा है, तो ये फंक्शन लास्ट में भी साइन का ही होना चाहिए। दैट मीन्स फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन जो है क्वांटम मैकेनिकल वो हमेशा कंटिन्यूअस होना चाहिए। अभी आपके बात समझ में नहीं आ रही होंगी, बट सेकंड ईयर में जब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो ये आपके क्वांटम फिजिक्स आप जब पढ़ेंगे तो आपके वहां पे ये टर्म्स सारी दी हुई हैं। तो यहाँ पे कुछ इसके पोस्टुलेट्स हैं क्वांटम मैकेनिक्स के। सबसे पहला पोस्टुलेट यही है, मैं आपको इजी वे में बता के चल रहा हूँ कि फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस। फंक्शन कभी भी अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे मैंने जो फंक्शन लिया था वो साइन फंक्शन लिया था, मैंने सिंगल डिफरेंशिएट करा, ये फंक्शन बन गया कॉस का। पर आपको पता है अगर मैं कॉस का फिर से डिफरेंशिएशन करूंगा तो कॉस बिकम साइन अगेन। तो कॉस क्या है, फिर से साइन बन जाएगा। तो सिंपल सी टर्म है कि भैया मुझे कॉस को फिर से साइन में बनाना है, कॉस को फिर से साइन में बनाना है, ताकि मेरा जो फंक्शन है वो ऑब्वियस बात है एक ना हो, वो फंक्शन जो है मेरा रेगुलर वे में। सो आई हैव टू डबल डिफरेंशिएट इट। मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। थोड़ा सा नेटवर्क फ्लक्चुएशन है, मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूं। मैं कह रहा हूं आपसे, ये जो फंक्शन आपने लिया है ये आपने लिया था इक्वेशन नंबर सेकंड में साई बराबर, या शुरू से आप जो फंक्शन लेके चल रहे हैं वो साइन फंक्शन है। ये साइन फंक्शन है तो ऑब्वियस बात है क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस। जो आप फंक्शन लेके चल रहे हो वही फंक्शन लास्ट में भी होना चाहिए। फंक्शन चेंज हो गया तो उसकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, आप जो है क्वांटम मैकेनिक्स में फेल हो जाएंगे। दैट मींस आप जो आंसर लाना चाह रहे हैं वो आंसर आपका नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। आपकी वेव जो है वो कंटिन्यूअस नहीं रह पाएगी। तो उस कंटिन्यूअस वेव को बनाने के लिए मुझे इस कॉस को फिर से साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस बात है अगर आपको कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है तो आपको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहां पे लिख देता हूं ऑन डिफरेंशिएटिंग अगेन, ऑन डिफरेंशिएटिंग अगेन, सिमिलर ऊपर की तरह, विद पार्सल पार्सल कर रहा हूं, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। एक्स के रेस्पेक्ट में फिर से इसको डबल डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो ऑब्वियस बात है इट बिकम्स डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ऑब्वियस बात है यहां पे देखिए 2 पाई बाय लेमडा, और ए तो बाहर है ऑलरेडी, ए तो बाहर है ही ऑलरेडी, ठीक। और अंदर क्या है कॉस, कॉस आपको पता है कन्वर्ट हो जाएगा माइनस साइन में, माइनस साइन 2 पाई एक्स, 2 पाई एक्स अपॉन में लेमडा। और ऑब्वियस बात है आप इसका फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, आगे फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑब्वियस बात है इट बिकम्स 2 पाई बाई लेमडा, ठीक। अब आप इसकी वैल्यू को अगर ढंग से लिखेंगे सो इट बिकम्स डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई दैट मींस इट इज 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर, और ए यहां माइनस है, मैं माइनस यहां पे लिख के चलता हूं, ए दिस माइनस, क्योंकि मैंने कॉस को कन्वर्ट करा साइन में, सो इट बिकम्स माइनस ए साइन 2 पाई एक्स, 2 पाई एक्स बाई लेमडा, 2 पाई एक्स बाई लेमडा। ध्यान देना यह है सिंपल सी कहानी। अब यहाँ पे बात को और अच्छे से समझिए कि आपने इस इक्वेशन को देखें a sin 2 पाई x बाय लेमडा, तो ये इक्वेशन आपको यहां भी दिख रही है a sin 2 पाई x बाय लेमडा, एंड दिस बिकम्स इक्वल टू द साई। दैट मींस ये जो वैल्यू है इसको मैं साई के बराबर मान सकता हूं। तो यहां लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड जो इक्वेशन नंबर सेकंड है मेरी, उससे अगर मैं इस टर्म को देखूं सो इट बिकम्स डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, और a sin 2 पाई x इक्वल टू psi। तो दैट मींस दिस इक्वेशन बिकम्स डेल स्क्वायर psi अपॉन डेल x स्क्वायर इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर इनटू psi। और ये जो इक्वेशन है ये आपने क्लास 12th में पढ़ी होगी। एक वाइब्रेशनल अगर आप स्प्रिंग ले लो, वाइब्रेशनल स्प्रिंग ले लो, तो उस वाइब्रेशनल स्प्रिंग की जो इक्वेशन होती है वो यही होती है। वाइब्रेशनल स्प्रिंग की जो इक्वेशन होती है वो यही होती है। तो बुक में आप अगर देखें, अगर बुक में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को अगर आप देखें तो यहां पे जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दी है
वो डायरेक्टली शुरू यहीं से की गई है। दैट मींस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर साई। दैट मींस ये जो इक्वेशन है बहुत ही शॉर्ट में यहां से शुरू कर दी है कि मान लीजिए आपका कोई वाइब्रेशनल स्ट्रिंग है और आपको पता है ये स्ट्रिंग क्या है, कोई धागा। अगर आप किसी धागे को खींच रहे हैं, ये आपका एक धागा है, यदि आप इसे खींच रहे हैं तो आप देखेंगे धागा कुछ ऊपर की साइड दिखाई देगा और ये कुछ धागा जो है नीचे की साइड दिखाई देगा। दैट मींस ये धागा कहीं ना कहीं साइन फंक्शन की तरह काम कर रहा है। कुछ धागा आपको देखो ऐसे करके वेव बना रहा होगा, दैट मींस ये कहीं ना कहीं साइन फंक्शन की तरह काम कर रहा है। दैट मींस ये एक वाइब्रेशनल स्प्रिंग की इक्वेशन को डायरेक्टली यहाँ पे मान के चल रहा है। बट आपको इतना नहीं करना, आपको इतना नहीं करना, आपको उसको वाइब्रेशनल स्प्रिंग नहीं मानना है। आपने क्या करा है, इक्वेशन को ऊपर से डिराइव करा है, तो आपको इतना मानने की आवश्यकता नहीं है, बुक के अकॉर्डिंग चलने की आवश्यकता नहीं है। आप इस इक्वेशन को ऊपर से इजी वे में डिराइव करते हुए आ रहे हैं। ठीक, तो हमने इक्वेशन को बना लिया, ये जो कि बुक में डायरेक्टली आपको दे रखी है, तो उसको कोई रट्टा मानने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये शुरू से देखते हुए आ रहे हैं, शुरू से समझते हुए आ रहे हैं, तो आप इस इक्वेशन से बहुत ही आसानी तक पहुंच सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद मैं आगे क्या यूज करूंगा, मैं आगे यूज करूंगा डी ब्रोगली इक्वेशन, जो कि मैंने कल आपको प्रीवियस क्लास में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो आप देख रहे हैं डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन, व्हाट इज डी ब्रोगली इक्वेशन, तो उसको देख लेते हैं। तो डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है? डी ब्रोगली इक्वेशन इज, कल हमने देखी थी, लैम्डा इक्वल टू एच ओवर में एम वी। मैं आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, तो मैंने बताया था कल भी, इलेक्ट्रॉन के लिए यहां सी की जगह में मानना पड़ेगा वी। तो यहाँ पे लैम्डा की जगह पे एच ओवर में एम वी मुझे ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। मैं से इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूं। ठीक, तो मैं इस वाली इक्वेशन को पुट कर रहा हूं, पुट इन या पुटिंग इन लिख लेना, इक्वेशन नंबर 3। तो मैं जो इसे इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहा हूं, तो इसे पुट करने पर जो मेरी इक्वेशन बनेगी, दिस बिकम्स डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा की वैल्यू पुट कर रहा हूं, दिस बिकम्स एच स्क्वायर इनटू, ये अपॉन में चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर साई। दिस बिकम्स ये, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर इनटू में साई। दैट मींस दिस बिकम्स, दिस इक्वेशन बिकम्स दिस इनटू साई, या सब कुछ इनटू में ही है, इतना आप खुद ही अंडरस्टैंड इस बात को कर सकते हैं। सो मैं इसे इक्वेशन नंबर 4 मान के चल रहा हूं। देखिए डेरिवेशन थोड़ा लेंदी है, बट 7.5 में आपसे पूछा जा चुका है, तो आपको भैया इतना सा ड्राइव रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। समझे इक्वेशन को अच्छे से, आपको इजी वे में सारी इक्वेशन लर्न हो जाएगी। ठीक, इसके बाद यदि मैं यहाँ आगे देखूं, आगे मुझे जो समझना है वो ये समझना है कि किसी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है, आपने फिजिक्स में पढ़ा है, द टोटल एनर्जी इज गिवन बाय द टोटल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी है वो किससे दी जा सकती है, इट इज गिवन बाय ई। और आपको पता है टोटल एनर्जी को मैं ई मान रहा हूं, तो आप जानते हैं वो एनर्जी ई जो है, आपने फिजिक्स में पढ़ा है, जो टोटल एनर्जी होती है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी, मैं शॉर्ट में के ई लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उसकी गतिज ऊर्जा प्लस उसकी क्षैतिज ऊर्जा। दैट मींस उसकी जो टोटल एनर्जी है उसकी गतिज और क्षैतिज ऊर्जा दोनों के बराबर होगा। और आप सभी जानते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी को जनरली वी से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय वी। आप साइड में लिख सकते हैं के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंटेड एज वी। तो मैंने आपको ऊपर से यहाँ नीचे ही लिख के टर्म बता दी है। ठीक, अब आप क्या करिए, यहाँ से एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दीजिए, एम वी स्क्वायर। तो आप जानते हैं जब आप एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ई है इधर, वी इधर चला जाएगा, तो वी प्लस का था, इधर आके वी हो जाएगा माइनस का। दैट मींस इट इज ई माइनस वी, और ये 2 है मैंने यहाँ मल्टीप्लाई में भेज दिया। दैट मींस इट इज इक्वल टू 2e माइनस वी। दैट मींस mv स्क्वायर इक्वल टू 2e माइनस वी। और इसको मैं पुट कर देता हूं इन इक्वेशन 4, पुटिंग इन इक्वेशन 4, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन 4 में मैं इसे पुट कर देता हूं। सो दिस इक्वेशन बिकम्स डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब यहां पे देखिए m स्क्वायर है, मुझे केवल एक m चाहिए, तो मैं एक m को ऐसे ही लिख लेता हूं, और अगले m v स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है इंटू 2
of E minus V, 2 of E minus V into psi. एंड इस इक्वेशन को अच्छे से लिखूं तो दिस इक्वल टू del square psi upon del x square equal to 4 into 2, that means it is equal to 8. It is minus 8. That is it is equal to 4 to the 8, that means it is 8 pi square m E minus V into psi upon h square. That means this del square psi upon del x square is equal to 8 pi square m E minus V psi upon h square. अब यहां से आपको कुछ बातें और समझा देता हूं, थोड़ा सा हम शॉर्ट में लेके चलेंगे, हमें इससे पहले बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है, बट आप इसको जैसे पढ़ा रहा हूं ऐसे ही समझ सकते हैं, बस आपके एग्जाम में काम चल जाए। बीएससी फर्स्ट ईयर में इतना काफी है, क्योंकि इससे ज्यादा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपके सिलेबस में ही नहीं है, केवल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिफाइन करा गया है, उसका कोई एप्लीकेशन वगैरह आपके सिलेबस में नहीं है। तो इसको बस ऐसे ही समझने की कोशिश करें जैसे मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये माइनस वाली पूरी टर्म को इक्वल टू के इधर ले आता हूँ, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू del square psi upon del x square plus 8 pi square m E minus V psi upon h square इक्वल टू 0। ये है आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन SWE लिख रहा हूं शॉर्ट में। किसके लिए है? केवल ये x एक्सिस है, तो अब केवल यहाँ पे x आ रहा है, सो दैट मींस दिस इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर वन डायमेंशन ओनली, 1D ओनली, एक डायमेंशन के लिए। क्यों? क्योंकि केवल मैं x एक्सिस की बात कर रहा हूं। अगर मुझे यहाँ पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर तरंग जो समीकरण है, यदि मुझे 2 डायमेंशन के लिए लिखनी है तो मुझे यहाँ पे x के साथ y भी लाना पड़ेगा। देखो बाकी किसी टर्म में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे मैं x y लेके नहीं चल रहा हूँ, पर मैं आपको समझाऊंगा, कभी आप लेटर पार्ट में पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे साई x है, देखिए साई जो है x है, साई की कुछ प्रॉपर्टी होती है, साई x है, तो ऑब्वियस बात है हर डायरेक्शन में x है, तो यहाँ पे साई x लिख सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं 2 डायमेंशन के लिए पढ़ रहा हूँ तो साई के साथ मैं यहाँ पे x भी मानूंगा और यहाँ साई के साथ y भी मानूंगा। और हम क्वांटम में आगे कभी अगर पढ़ेंगे तो ये भी पढ़ेंगे, जो साई होता है वो मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर होता है, मतलब उसकी मैं आपस में गुणा कर सकता हूँ। डेट मीन साई एक्स वाई को मैं साई एक्स इंटू साई वाई भी लिख सकता हूँ। ऐसी जो ऊर्जा है, यहाँ पे ई की टर्म है, एनर्जी की टर्म है, ऊर्जा जो होती है, एनर्जी जो होती है, ये मल्टी एडिटिव इन टर्म होती है, दैट मींस एडिटिव इन नेचर होती है। दैट मींस जब भी ई ऑफ एक्स वाई लिखा है, क्योंकि जब मैं 2 डायमेंशन की बात करूंगा तो वहां साई ऑफ एक्स वाई होगा, जो कि साई मल्टीप्लाई ऑफ एक्स इंटू साई मल्टीप्लाई ऑफ वाई होगा। सिमिलरली एनर्जी जो है एडिटिव इन नेचर होती है, तो ऑब्वियस बात है एनर्जी को मैं जोड़ के लिखूंगा, दैट मींस एनर्जी ऑफ एक्स प्लस एनर्जी ऑफ वाई। तो ध्यान रखना ये कुछ टर्म्स हैं। तो 1 डायमेंशन होगा तो ये मैं समझना कि 2 डायमेंशन के लिए भी इक्वेशन ये नहीं है, वहां पे साई एक्स वाई होगा, दैट मींस साई एक्स इंटू साई वाई। सो सिमिलरली यहाँ पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखूंगा 2 डायमेंशन के लिए, तो मुझे x और y दोनों को लाना पड़ेगा। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक, प्लस 8 पाई स्क्वायर, अब तो याद हो जानी चाहिए आपको, 8 पाई स्क्वायर m E माइनस वी साई, E माइनस वी इंटू साई अपॉन h स्क्वायर इक्वल टू 0। दैट मींस ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हो गई 2 डायमेंशन के लिए। अब कॉमन सेंस लगा लेना कि 2 डायमेंशन है तो यहाँ पे साई जितने भी हैं उसकी जगह पे साई एक्स वाई है, ऐसे ही यहाँ पे साई है तो यहाँ भी साई एक्स वाई है। यहाँ एनर्जी है, एनर्जी ऑफ एक्स वाई, वी है, वी ऑफ एक्स वाई, साई है, साई ऑफ एक्स वाई। बाकी पाई आपको पता है कांस्टेंट होता है, एम मास होगा, एम मास कभी एक्स और वाई में नहीं होता है, सेम एच है कांस्टेंट, तो वहां भी एक्स वाई नहीं होगा। केवल क्या क्या टर्म्स होंगी, साई और एनर्जी एक्स वाई की टर्म में होंगी। 2 डायमेंशन के लिए इक्वेशन वही रहेगी, बट यहाँ पे साई की जगह पे एक्स वाई आ जाएगा, साई ऑफ एक्स वाई। सिमिलरली अगर मैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन 3 डायमेंशन के लिए लिखूंगा, 3 बीमाओं के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे जो सिमिलरली साई जो मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूंगा तो उसका मतलब समझना आप, इट इज साई ऑफ एक्स वाई जेड। 3 डायमेंशन में तीनों एक्सिस आ जाएंगी, तो डेट मींस साई कैसा होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर होता है। डेट मींस ये साई ऑफ एक्स वाई जेड जो होगा कुछ इस तरीके से होगा, साई ऑफ एक्स, साई ऑफ वाई, साई ऑफ जेड। साई क्या है, वेव फंक्शन है, वेव फलन है, शुरू में ही लेके चला था। सिमिलरली एनर्जी जो यहाँ पे एनर्जी की टर्म लिख रहा हूं, इट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्स प्लस एनर्जी ऑफ वाई प्लस एनर्जी ऑफ जेड।
तो ध्यान देना, इट इज एनर्जी ऑफ एक्स, एनर्जी ऑफ वाई, एनर्जी ऑफ जेड। तो साई जो है मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर होता है, एनर्जी एडिटिव इन नेचर होता है। तो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या हो जाएगी, साई की जगह पे समझ लेना, कॉमन सेंस लगा लेना, 3 डायमेंशन के लिए एक्स वाई जेड होगा। ठीक, तो यहाँ पे बस तीनों जो है एक्सिस हैं उसको इंट्रोड्यूस कर दीजिए, डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन में, इसको डेल बना लेना थोड़ा, ठीक है, डेल वाई स्क्वायर, सिमिलरली डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस कितना 8 पाई स्क्वायर ई माइनस वी साई, ई माइनस वी इंटू साई अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये है आपकी स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन 3 डायमेंशन के लिए, जो कि बुक में आपको रिजॉल्व करी हुई मिलेगी। तो ये देख सकते हैं, ये है आपकी स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन 3 डायमेंशन इक्वेशन के लिए। ठीक, अब आगे देख लेते हैं कुछ और कहानियों को। तो ये थी स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपके 3 डायमेंशन के लिए। हमने शुरू से चर्चा करी, फिर से बता देता हूं, आपने सिंपल वे में एक वेव साइन वेव मान के चली, क्लासिकल में वाई मान के चला, क्वांटम में आए वाई को साई से मान लिया, साई क्या है, क्वांटम वेव फंक्शन है, तो वही थीटा बराबर ओमेगा टी होता है, आपने पुट करा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई न्यू के बराबर होती है, न्यू बराबर सी बाय लैम्डा होता है, लैम्डा की जगह पे आपने क्या रख दिया लास्ट में, पहले ऑब्वियस बात है, आपने ये जो वैल्यू ये रख दी, इसके बाद आपने देखा इक्वेशन में आ रहा है सी इंटू टी, सी क्या है उसका वेग हो गया, टी उसका टाइम हो गया, तो उसकी जो एक्स है डिस्टेंस है, क्योंकि वेव जो है वो एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, सो दैट मींस दिस इक्वेशन बिकम साई बराबर a sin 2 पाई x बाय लैम्डा। फिर आपने क्या करा, इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करा x के रिस्पेक्ट में। हालांकि मैंने आपको ये चीजें समझाई है क्योंकि थोड़ा बहुत आपको समझना चाहिए कि कंप्लीट और पार्शियल में क्या अंतर होता है, बट यहाँ पे इसका कोई ऐसा यूज नहीं है। तो बस पार्शियल को आप कैसा डी बना रहे हैं उसको ध्यान देना, इट इज द पार्शियल डिफरेंशिएशन टर्म्स। तो सिंपली मैंने इसको डिफरेंशिएट करा, आप जानते हैं साइन को डिफरेंशिएट करूंगा कॉस आएगा, फिर आपने उसका जो रूल आगे तक लगाया, तो 2 पाई बाय लैम्डा, डबल डिफरेंशिएट करने के बाद ये इक्वेशन बनी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर अपॉन में लैम्डा स्क्वायर इनटू साई। ये इक्वेशन बन गई, डी ब्रोगली इक्वेशन रखी जो आप जानते हैं, लैम्डा इक्वल टू एच ओवर में एमवी होता है, इसको ऊपर पुट करने के बाद इक्वेशन बन गई डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर इनटू साई। ये इक्वेशन आपकी बन गई। फिर इसके बाद आप जानते हैं जो टोटल ऊर्जा होती है उसकी गतिज प्लस क्षैतिज ऊर्जा होती है, दैट मींस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं हाफ एमवी स्क्वायर होता है, पोटेंशियल एनर्जी इसका वी होता है, दैट मींस दिस इक्वेशन बिकम्स mv स्क्वायर इनटू mv स्क्वायर इक्वल टू 2 इनटू v। ध्यान रखना, ये सिंपल सी कहानी है। फिर आपने इसको पुट करा पूरा इक्वेशन में, सो इक्वेशन बिकम दिस जो आपके सामने है, दैट मींस डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू -8 पाई स्क्वायर m e माइनस के v साई अपॉन में h स्क्वायर। ठीक, फिर आपने माइनस के साइन इक्वल टू इधर ले गए, तो सो दिस इक्वेशन बिकम वन डायमेंशन इक्वेशन। सो ऑब्वियस इसके लिए क्या वैल्यू होगी, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल स्क्वायर इक्वल टू, या फिर मैं बोलूं प्लस 8 पाई स्क्वायर m e माइनस के v साई अपॉन में स्क्वायर इक्वल टू 0। सो ये आपकी हो गई स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन वन डायमेंशन के लिए। सिमिलरली फॉर 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन, तो मैंने आपको बताया 2 डायमेंशन में आप यहाँ बल्कि लिख के चल सकते हैं ऐसे साइड में कि यहाँ पे जो साई है, यहाँ पे जो आप ये साई मान के चल रहे हैं, दिस साई बिकम्स ये, दिस साई बिकम्स ये क्या, साई ऑफ एक्स साई ऑफ वाई। सिमिलरली 3 डायमेंशन के लिए आप मान के चल सकते हैं कि जो साई है ये ऑब्वियस बात है ये होगा, सिमिलरली एनर्जी जो है ये होगा, ऐसे आप मान के चल सकते हैं। तो सिमिलरली दिस इज द 2D एंड 3D जो आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। 2 नंबर में आपको मैंने बताया था लास्ट आपका कि एग्जाम पेपर पैटर्न कैसा होगा, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जो आपका 2 मार्कर क्वेश्चन है वहां पे डायरेक्टली पूछ सकता है व्हाट इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, उसके बारे में आप देखेंगे क्या है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसको लिखेंगे और उसके बारे में 1-2 वर्ड इसका लिख देंगे, वो मैं बताऊंगा अभी क्या लिखना है। ठीक, पर फिलहाल आप देखेंगे 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशन क्या है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m e माइनस के v साई अपॉन में स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपकी क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है 3 डायमेंशन की। ठीक, चलिए, तो ये थी वेव इक्वेशन। अब यहाँ पे जो प्रश्न उठता है वो ये उठता है कि हम वेव 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 श्रोडिंगर में वेव की ही बात कर रहे हैं कि भैया ये वेव है, क्यों हम वेव को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। वेव को इसलिए इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं क्योंकि हमें एक टॉपिक पढ़ना है, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल, ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल हिंदी वालों के लिए भी ऑर्बिटल ही जनरली इसको बोलते हैं। तो ऑर्बिटल क्या होता है, तो ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल आप जानते हैं जनरली अगर आपसे पूछा जाए, मुझे पता है काफी बच्चों को तो पता ही नहीं ऑर्बिटल क्या होता है, बट फिर भी सिंपल वे में अगर मैं कहूं, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का घर है। सबसे सिंपल वे में कि ऑर्बिटल क्या है, इलेक्ट्रॉन का घर है, इलेक्ट्रॉन वहां रहता है। रहता किस तरीके से, उसको जनरली क्वांटम जो आपका मैकेनिक्स से डिफाइन करता है, बट ऑर्बिटल सबसे सिंपल वे में क्या है, इलेक्ट्रॉन का घर है, इलेक्ट्रॉन का घर है। अब वो इलेक्ट्रॉन का घर कैसा है तो उसको देखते हैं। ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल को और अच्छे से पढ़ना चाहूंगा, इट इज द 3 डायमेंशनल, ये एक 3 बीमाओं वाला वेव फंक्शन है, तरंग फलन है। इट इज द
थ्री डायमेंशनल वेव फंक्शन, ये एक थ्री डायमेंशनल वेव फंक्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना, उसकी जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, वो मैक्सिमम होगी। दैट मींस ऑर्बिटल की मैं डेफिनेशन को कैसे डिफाइन करूंगा कि ऑर्बिटल आर द थ्री डायमेंशनल वेव फंक्शन इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जिसमें इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक होगी। और अब इसकी अगर हिंदी माध्यम वालों के लिए बोलूं तो क्या है, ऑर्बिटल जो है तीन बीमाओं वाला तरंग फलन है जिसमें इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक होगी। दैट मींस इट इज अ थ्री डायमेंशनल वेव फंक्शन इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो ऑर्बिटल को कैसे डिफाइन करेंगे, तीन बीमाओं वाला वेव फंक्शन है। तो ऊपर से ये जो टर्म लिखी है इससे समझने की कोशिश करना कि स्क्रोडिंगर जो वेव इक्वेशन है ये कहीं ना कहीं बाद में ऑर्बिटल्स पे अप्लाई करी जा सकती है। और स्क्रोडिंगर ने अपनी जो इक्वेशन है इसको बायोलॉजी तक में अप्लाई किया हुआ है। सोच सकते हो भाई कितनी ही खतरनाक बातें हैं, किसने इस वेव इक्वेशन को बायोलॉजी में भी डाल दिया। कहाँ डाल दिया उसके बारे में आपको नहीं जानना, बट सोच सकते हो केमिस्ट्री की जगह इसको बायोलॉजी में भी यूज कर रहा है, तो कितना ज्यादा इस वेव फंक्शन का यूज है। दैट मींस इसको मैं एलिमेंट्री पार्ट कह सकता हूँ क्वांटम मैकेनिक्स का। क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ने के कुछ टूल होते हैं जिसमें से एक इंपॉर्टेंट टूल है आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो समझ रहे होंगे कि हमने तीन बीमाओं वाली वेव इक्वेशन ऊपर क्यों बनाई। अब आपसे पूछेगा व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो आप कह सकते हैं स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज अ थ्री डायमेंशनल वेव फंक्शन। और ऑब्वियस बात है थ्री डायमेंशन का वेव फंक्शन है जो कि हेल्प करेगा क्वांटम मैकेनिक्स को समझने में। दैट मींस इट हेल्प्स इन इन क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो फिर आप इसके नीचे ऑर्बिटल की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि ऑर्बिटल्स आर द थ्री डायमेंशन वेव फंक्शन इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। अब तक आप क्या पढ़ते थे ऑर्बिटल के बारे में कि भाई ऑर्बिटल वो है जहां इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, बट आपने वेव इक्वेशन पढ़ ली थ्री डायमेंशन की, तो आप क्या कहेंगे कि ऑर्बिटल जो है थ्री डायमेंशन का वेव फंक्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता, जिसमें इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो ध्यान देना व्हाट इज ऑर्बिटल। तो यहाँ पे स्क्रोडिंगर से पहले ऑर्बिटल वाली बात दी है, पर मैंने स्क्रोडिंगर समझाने के बाद आपको ऑर्बिटल वाली बात समझाई है। अब यहाँ पे क्या करी है, कुछ चीज और देख लेते हैं। अगर कोई हाइड्रोजन एटम है, जो कि बुक में यूज कर रखा है उसको ले लेता हूं, हाइड्रोजन एटम है, ठीक है जी। तो उसका जो ऑब्वियस बात है उसकी जो क्या कहते हैं एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसकी क्षैतिज ऊर्जा जो होगी, इट बिकम्स इक्वल टू माइनस के ई स्क्वायर बाई आर। इतना आप जान सकते हैं। फिलहाल अगर आपको मैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताऊं तो आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, उसका ऑब्वियस बात है फोर्स अपॉन उसका रेडियस होता है। तो जनरली ये भी आप पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ते हैं, पर फिलहाल आप इसको बस पोटेंशियल एनर्जी को फिलहाल यहाँ पे जान सकते हैं कि वी जो है माइनस के ई स्क्वायर बाई आर है। इसको कभी बाद में डिफाइन करूंगा क्योंकि इतना सिलेबस में है नहीं, ना ही बुक में आपके इतना कोई इस टर्म को डिफाइन करा गया। बस क्या लिखा है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो माइनस के ई स्क्वायर बाई आर होगा। तो बस कुछ नहीं करना, ऊपर वाली इक्वेशन में अगर हाइड्रोजन एटम के लिए इक्वेशन पूछी गई है, फॉर हाइड्रोजन एटम ये इक्वेशन पूछी गई है, तो ऑब्वियस बात है हाइड्रोजन एटम के लिए इस इक्वेशन में v की जगह पे माइनस ई स्क्वायर बाई आर पुट कर देना। सो दिस इक्वेशन बिकम डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम भी आएगा यहाँ, सॉरी मैं एम लिखना भूल गया, 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी साई अपॉन एच स्क्वायर। वी की जगह पे आप पुट कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा प्लस ई स्क्वायर अपॉन में आर। दैट मींस हाइड्रोजन एटम के लिए अगर इक्वेशन पूछी गई है तो यहाँ पे बस वी की जगह पे माइनस ई स्क्वायर बाई आर आप पुट कर सकते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी को। तो यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल वगैरह ये सब डिफाइन करा गया है, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी व्हाट इज एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है जी, फिलहाल आप इतना पढ़ेंगे। अब जो पीछे की थ्योरीज छूट गई हैं इनको मैं समझा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो आज हमने देखा अच्छे से व्हाट इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो प्लीज आप इसको एक बार अच्छे से डिराइव कर लें। 7.5 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इनऑर्गेनिक में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 7.5 मार्क्स। तो आपको बुक वाले मेथड से इतना सिंपली मतलब डायरेक्ट रट के और सॉल्व नहीं करना है। आपने जितनी भी टर्म्स पढ़ी हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपने रटी हो, आप ये ऑलरेडी पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। उससे हमने जो ये बुक में डायरेक्ट इक्वेशन ये वाली बनाई है, हमने क्या करा, इसको अच्छे से क्लासीफाई करा, जस्टिफाई करा, और हम इस इक्वेशन तक पहुंचे हैं। तो इसको हमने डायरेक्टली बुक से नहीं करना है, इसको तरीके से एक बार करके देख लेना है। फिर 1D 2D 3D तीनों ही इक्वेशन को लिख के बताना है। ये भी लिख सकते हो साइड में, यहाँ पे जो साई है उसकी जगह पे ये साई जो है एक्स वाई जेड तीनों की टर्म में, क्योंकि थ्री डायमेंशन की बात कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी जो है वो भी एक्स वाई जेड तीनों ही टर्म में। साइड में लिख सकते हो कि जो साई का नेचर होता है वो मल्टीपुलेटिव होता है, वो मल्टीप्लाई होता है, और एनर्जी जो होती है वो एडिटिव होती है। ये क्यों होती है, ये सब जनरली फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाता है, बट कभी अगर बाद में हमें चर्चा का विषय मिलेगा इस पे करने के लिए तो हम इस पे करेंगे। ऑब्वियस है इतना हमें नहीं पढ़ना है, साई के करेक्टर नहीं पढ़ना है, एनर्जी का करेक्टर नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक, तो मिलते हैं अगली क्लास में। आपके जो भी डाउट्स बनते हैं, क्वेरीज बनती हैं, मैं आपको ऑलरेडी अपना यहाँ पे फ़ोन नंबर शुरू में ही दे चुका हूँ।
ठीक है जी, आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, ठीक? जितनी भी अब क्लासेस जो होंगी आपकी रेगुलर चलेंगी, क्लास का एक टाइम टेबल भी बना लेंगे, बट फिलहाल मैं आपको 5 डेमोज़ जो हैं वो प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा संडे तक। उसके बाद अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं, इंटरैक्टिव लगती हैं, तो प्लीज़ यू मस्ट जॉइन द क्लासेस और ऑब्वियस बात है हम कोशिश करेंगे कि टाइमली आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना? तो मिलते हैं अगली क्लास और बाकी जो फीस स्ट्रक्चर वगैरह है वो सब कुछ डिफाइन करूँगा जो आपकी जो क्लासेस होंगी जब आप रेगुलरली जॉइन करना शुरू करेंगे।